हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है सोलोपोज 0.25 mg टैबलेट, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवा किस काम में आती है, इस दवा के क्या उपयोग हैं, इस दवा के उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ये दवा कैसे इस्तेमाल करनी होती है और ये दवा कैसे काम करती है। तो आप लोगों को इस वीडियो से सोलोपोज 0.25 mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है, लेकिन आप इस वीडियो से केवल जानकारी ही प्राप्त करें। पहले ही हम आपको डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये वीडियो केवल जानकारी के लिए ही बनाया गया है, तो इस वीडियो से आप केवल जानकारी ही प्राप्त करें। अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, भले ही आपको दवा के बारे में पूरी जानकारी हो, आपने कई सारे वीडियोस देख रखे हो या आर्टिकल पढ़ रखे हो, तब भी आपको किसी भी तरह की दवा के इस्तेमाल को लेकर के कभी भी विचार नहीं करना चाहिए कि आपको अपनी मर्ज़ी से किसी तरह की दवा का इस्तेमाल करना है। ये आपको अपने मन में कभी भी विचार नहीं लाना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करना है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई समस्या आ रही है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित या कोई बीमारी है, तो आप अपनी बीमारी को खुद से डायग्नोस करने की कोशिश ना करें और ना तो खुद से उसका इलाज करने की कोशिश करें। आपको सबसे पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर से परामर्श करने के बाद आपको डॉक्टर जो भी इलाज बताएं या फिर जो दवाएं आपके लिए प्रिस्क्राइब करें, आप केवल उन्हीं दवाओं का इस्तेमाल करें। दूसरे ये कि अगर आपको किसी तरह की दवा का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से बात कर लें कि वो दवा आपके लिए सही होगी या फिर नहीं। अगर डॉक्टर सलाह देते हैं दवा के इस्तेमाल को लेकर के, आपको हाँ बोलते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इनकार कर देते हैं तो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है, क्योंकि आप ये नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते हैं कि कौन सी दवा आपके लिए सूटेबल होगी, कौन सी दवा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और कौन सी दवा आपके लिए नुकसानदेह होगी। तो आपको किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए है। और वैसे भी ये जो दवा है ये प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है। हालाँकि ये आपको हो सकता है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कहीं से मिल जाए, लेकिन इस दवा का इस्तेमाल आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी नहीं करना है। मतलब डॉक्टर की जानकारी के बिना इस दवा का इस्तेमाल आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, या फिर किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल आपको कभी भी नहीं करना चाहिए है। तो अब आइए सीधा मुद्दे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये दवा किस काम में आती है। तो इस दवा का इस्तेमाल होता है एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए। एंग्जाइटी जिसको हम चिंता कहते हैं, चिंता विकार जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब कि बहुत लंबे समय तक इस दवा का इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ टाइम तक इस दवा का, या फिर आप कहिए कि कुछ दिनों तक, कुछ अवधि तक इस दवा का इस्तेमाल होता है डॉक्टर की देखरेख में। मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और ये डॉक्टर ही तय करते हैं कि ये कितने ड्यूरेशन तक दवा चलेगी, कितनी अवधि तक, कितने दिनों या कितने महीनों तक दवा चलेगी। तो ये डॉक्टर तय करते हैं, या जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो तय करते हैं, क्योंकि ये जो दवा है ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक दवा है। तो सबसे पहले तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, ताकि एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं, यानी कि चिंता विकार के जो लक्षण हैं, वो कम हो सके, दूर हो सके और मरीज़ को आराम मिल सके। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल होता है इंसोम्निया, यानी कि जिसको हम अनिद्रा कहते हैं, नींद ना आना या फिर नींद का पूरा ना होना, ऐसी समस्या में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा नींद लाने में मदद करती है, क्योंकि ये दवा एक ऐसे केमिकल मैसेंजर के एक्शन को बढ़ा देती है जिससे कि हमारा ब्रेन काम हो जाता है, यानी कि शांत हो जाता है, दिमाग को शांति मिलती है। इसके अलावा जो ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्टिविटी होती है नर्व सेल्स की, वो भी सप्रेस हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। मतलब दिमाग के अंदर जो अत्यधिक और असामान्य गतिविधि चल रही होती है वो शांत हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे दिमाग को सुकून मिलता है और इससे एंग्जाइटी से भी रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, और साथ ही साथ नींद आने में भी मदद मिलती है। तो एक तरह से ये दवा दिमाग को शांत करती है, दिमाग को आराम पहुँचाने का काम करती है। तो अब बात कर लेते हैं इस दवा के उपयोगों के बारे में। तो इस दवा का उपयोग किया जाता है शॉर्ट टर्म एंग्जाइटी के इलाज में, यानी कि एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए, जिसको हम चिंता विकार भी कहते हैं, उसके इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि चिंता विकार के जो लक्षण हैं वो कम हो सकें और एंग्जाइटी से आराम मिल सके। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल होता है इंसोम्निया के इलाज में, यानी कि अनिद्रा को ठीक करने के लिए, ताकि नींद अच्छे से आए, नींद पूरी हो सके। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के फ़ायदों के बारे में। तो इस दवा के इस्तेमाल से एंग्जाइटी से आराम मिलता है, छुटकारा मिलता है, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, उनमें कमी आती है। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि एंग्जाइटी है ये। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अपने कुछ लक्षण होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन, यानी कि आम होते हैं। तो आइए उनके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी डिसऑर्डर के वैसे तो काफ़ी सारे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त महसूस होना, चिंता, घबराहट, बेचैनी, तनाव महसूस होना, बहुत ज़्यादा चिंता होना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, डर लगना। तो इस तरह के सिम्टम्स इसके होते हैं आमतौर पर। नींद ना आना। इसके अलावा कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, शारीरिक कुछ लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि कपकपी महसूस होना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, भूख ना लगना, खाने का मन ना करना, या फिर कहीं पे दर्द होना, खास करके मांसपेशियों में दर्द होना।
इसके अलावा पेट के अंदर भी दर्द हो सकता है, क्योंकि हमारी जो आंतें होती हैं उनकी भी अपनी एक चाल होती है। अगर उसमें बदलाव आता है कुछ एंग्जाइटी की वजह से तो पेट में दर्द हो सकता है, गैस बन सकती है, डकारें आ सकती हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स आमतौर पर एंग्जाइटी के होते हैं। और इसकी वजह से नींद भी नहीं आती है, कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम आती है, फोकस भी हम नहीं अच्छे से कर पाते हैं, बहुत तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। इसकी वजह से हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और इससे हमारी ज़िंदगी पे एक तरह से बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो इसलिए एंग्जाइटी का इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एंग्जाइटी से निपटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक कि हम एंग्जाइटी को अच्छी तरह से डील नहीं करेंगे तब तक जो है हमारी प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी। तो इसलिए एंग्जाइटी को समझना और समझने के लिए किसी प्रोफेशनल, जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, यानी कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे संपर्क करना, जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके टच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम अपनी एंग्जाइटी को अच्छे से डील कर सकें, उससे निपट सकें और उसका इलाज कर सकें, उसको ख़त्म कर सकें। तो इस दवा के इस्तेमाल से एंग्जाइटी में कमी आती है, एंग्जाइटी के जो लक्षण होते हैं वो दूर होते हैं और एंग्जाइटी से आराम मिलता है। इसके अलावा ये दवा सोने में मदद करती है, इंसोम्निया का इलाज करती है। इंसोम्निया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि नींद पूरी नहीं होती है, चाहे नींद ना आए, टाइम पे ना आए, नींद आने में बहुत ज़्यादा समय लगे, या फिर जो है नींद बार बार खुल जाए, बीच में जो है नींद टूट जाए, अच्छी जो है नींद ना आए, पूरी नींद ना आए, उठने के बाद थकान सी महसूस हो। तो इस तरह की कंडीशन को इंसोम्निया कहा जाता है और इंसोम्निया के भी अपने कई प्रकार होते हैं। तो इंसोम्निया के इलाज में भी ये दवा मदद करती है और इंसोम्निया अक्सर एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन के चलते हो सकता है। इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा, इसकी वजह होती है अक्सर एंग्जाइटी डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन, मतलब मानसिक रोग ही अक्सर कारण होते हैं इंसोम्निया के, फिर चाहे वो एंग्जाइटी हो या फिर डिप्रेशन हो या फिर किसी और तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशन हो। और अब आइए बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभावों के बारे में। तो एक दवा के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह के दुष्प्रभाव पाए जाते हैं एक ही दवा के, तो इसलिए हम सभी तरह के दुष्प्रभावों के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। हम केवल ऐसे दुष्प्रभावों के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी कॉमन यानी कि आम होते हैं। और वैसे देखिए, एक बात आपको ध्यान देना है कि जो दुष्प्रभाव होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। शुरू में ही साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं और फिर धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं। जैसे जैसे दवा बॉडी के साथ में एडजस्ट होती है वैसे वैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं। लेकिन अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आप में लगातार बना रहे या फिर आप कोई एलर्जिक रिएक्शन हो दवा की वजह से, या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट गंभीर हो जाए, मतलब कि सीवियर कोई सीरियस आपको साइड इफ़ेक्ट नज़र आए, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वैसे भी अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर के चिंतित हो तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि आम दुष्प्रभावों के बारे में। तो जैसे कि अल्टर्ड लिपिडो, मतलब कि लिपिडो में बदलाव आ सकता है। लिपिडो जिसको हम यौन इच्छा भी कहते हैं, तो उसमें बदलाव हो सकता है, जैसे कि यौन इच्छा में कमी आ सकती है या फिर यौन इच्छा बढ़ भी सकती है। इसके अलावा कन्फ्यूजन हो सकता है, डिप्रेशन इसकी वजह से हो सकता है, ड्राउसीनेस यानी कि नींद आ सकती है, ऊँघ जिसको हम कहते हैं, फेंटिंग यानी कि बेहोशी जैसा महसूस हो सकता है, हेडेक यानी कि सर दर्द हो सकता है, मसल कोऑर्डिनेशन इम्पेयरमेंट, मसल कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है, मसल वीकनेस मतलब मांसपेशियों में कमज़ोरी आ सकती है, सिडेशन मतलब वही नींद आना, अच्छा महसूस करना, स्लर्ड स्पीच बोलने में दिक्कत हो सकती है, ट्रेमर्स कपकपी हो सकती है, विजुअल इम्पेयरमेंट दृष्टि यानी कि नज़र में कमज़ोरी आ सकती है, कुछ बदलाव हो सकता है। इसके अलावा डिजीनेस मतलब चक्कर भी आ सकता है, स्लीपीनेस नींद भी आ सकती है। तो इस तरह के इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं कुछ सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशंस के बारे में जो कि हमें इस दवा के इस्तेमाल के दौरान बरतनी चाहिए हैं। कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए हैं, जैसे कि इस दवा के इस्तेमाल के दौरान हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए हैं जिसमें हमें मेंटल फोकस की ज़रूरत होती हो, मतलब ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती हो। जैसे ड्राइविंग करना यानी कि गाड़ी चलाने में हमें ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है। और अगर हमें पता हो कि इस दवा के इस्तेमाल से हमें नींद आती है या फिर चक्कर आता है तो ऐसे में हमें बचना चाहिए ड्राइविंग से। इसके अलावा हैवी मशीनरी का ऑपरेट करना, अगर हमें पता है कि इस दवा के इस्तेमाल से हमें चक्कर आता है और नींद आती है तो ऐसे में हमें हैवी मशीनरी नहीं ऑपरेट करना चाहिए, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये सावधानियां बरतनी ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल हमें कभी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए है, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस दवा का इस्तेमाल करना है। और हमें ये दवा तब तक लेते रहना है जब तक कि डॉक्टर ये दवा लेते रहने की सलाह दें। एक तो हमें ये दवा अपनी मर्ज़ी से लेना भी नहीं है और ये दवा हमें अपनी मर्ज़ी से छोड़ना भी नहीं है। नहीं तो अगर हम ये दवा अपनी मर्ज़ी से लेते हैं और इसको अपनी मर्ज़ी से या फिर छोड़ देते हैं तो दोनों में ही हमें प्रॉब्लम होगी।
दोनों में ही हमें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। अगर हम इस दवा का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो हो सकता है कि उससे हमें साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखने को मिले, हमें पता ना हो कि हमारी बॉडी पे ये दवा कैसे काम करेगी और हमने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया तो उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। या फिर अगर हमें इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं और हमने अचानक से ये दवा बंद कर दी तो उससे हमें विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं और हमें ज़्यादा बेचैनी, घबराहट, चिंता होगी। तो ऐसे में इस दवा का इस्तेमाल हमें अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए है और ना ही ये दवा अपनी मर्ज़ी से बंद करनी है। तो जब तक ये दवा डॉक्टर हमें लेते रहने को कहें तब तक हमें ये दवा लेते रहना है। इसके अलावा वो महिलाएं जो कि गर्भवती हैं या फिर गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान करा रही हैं अपने बच्चे को, तो ऐसे में उनको ये दवा लेने से बचना चाहिए है। बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है। इसके अलावा इस दवा के इस्तेमाल के दौरान हो सकता है कि इसके साथ में दूसरी दवाएँ भी दी जाएँ जैसे कि एंटासिड्स वगैरह। इसके अलावा इस दवा के इस्तेमाल के दौरान अल्कोहल कंज्यूम करने से बचना चाहिए, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना चाहिए है, नहीं तो इस दवा के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बढ़ सकते हैं। और अगर आप साथ में दूसरी दवाएं ले रहे हैं तो उसके बारे में डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या हो या फिर किडनी से संबंधित कोई समस्या हो तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताना चाहिए है इसके बारे में। और अब बात कर लेते हैं कि इस दवा का कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो ये माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट्स हैं। माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट्स ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिसको कि बस मुंह में रखना होता है, वो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और मीठे होते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं होती है, कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं महसूस होगी। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करना होता है। रोज़ाना एक ही टाइम पर इस्तेमाल करना चाहिए इस दवा को, मतलब कि इस दवा को बस ज़बान पे रखना है और ये अपने आप ही दवा घुल जाएगी। तो इस तरह से इस दवा का इस्तेमाल करना होता है। और बात करें इसकी डोज और ड्यूरेशन की, मतलब कि खुराक और अवधि की, कि इस दवा का कितना इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कि एक टैबलेट दिन भर में लेना है या फिर 2 टैबलेट 2 टाइम पे लेना है दिन भर में, और कितने दिनों तक इस दवा का इस्तेमाल करना है, तो ये सब तय किया जाएगा डॉक्टर द्वारा। मतलब डोज और ड्यूरेशन ये डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है, क्योंकि पेशेंट की जो कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब करते हैं और उसकी डोज भी प्रिस्क्राइब करते हैं। और ड्यूरेशन यानी कि अवधि भी डॉक्टर द्वारा ही तय की जाएगी मरीज़ की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें आमतौर पर कि इस दवा को कैसे लेने की सलाह दी जाती है, तो इस दवा को 2 टाइम पर लेने की सलाह दी जाती है, सुबह और शाम में। मतलब कि सुबह में खाने के बाद और शाम में खाने के बाद सोने से पहले। तो इस दवा को बस ज़बान पे रखना होता है और अपने आप ही वो दवा घुल जाती है और डिज़ोल्व हो जाती है। और अगर इस दवा का इस्तेमाल इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा के इलाज के लिए किया जा रहा है तो ऐसे में हो सकता है कि बस रात को सोने से पहले 1 टैबलेट लिए जाने की सलाह दी जाए डॉक्टर द्वारा या फिर साइकियाट्रिस्ट द्वारा। तो इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है ये डॉक्टर द्वारा तय की जाती है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और अब बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। तो इसमें मौजूद है इटिज़ोलाम। इसमें जो दवा मौजूद है उसका नाम है इटिज़ोलाम और ये माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट है और ये 0.25 mg में मौजूद है। हालांकि इससे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में भी आती है ये दवा, 0.5 mg में भी आती है। तो इटिज़ोलाम एक बेंजोडाइज़ेपिन है जो कि गाबा नामक एक केमिकल मैसेंजर के एक्शन यानी कि कार्य को बढ़ा देती है। गाबा जिसको हम हार्मोन भी कह सकते हैं या फिर हम चाहें तो इसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। तो ये जो इटिज़ोलाम है ये क्या करती है कि ये गाबा नामक केमिकल मैसेंजर के एक्शन को बढ़ा देती है, जिससे कि जो ब्रेन के नर्व सेल्स होते हैं उनकी असामान्य और अत्यधिक गतिविधि धीमी पड़ जाती है। मतलब कि जो ब्रेन में मौजूद नर्व सेल्स होते हैं उनकी एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है, जिससे दिमाग को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो जो दिमाग में उलझन पैदा होती है या फिर जिसके चलते हमें बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी और तनाव महसूस होता है, तो उससे हमें राहत मिलती है और एंग्जाइटी से आराम मिलता है, सुकून मिलता है। और याद रहे कि जब ब्रेन के जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या एकदम एबनॉर्मल हो जाती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बेचैनी, चिंता, घबराहट, बहुत तरह तरह के सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी सोने में इसके चलते। तो ये दवा ब्रेन के जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा गतिविधि या फिर असामान्य गतिविधि जो होती है दिमाग के नर्व सेल्स की, उसको कम करने का काम करती है, जिससे कि दिमाग को सुकून मिलता है और हमें आराम महसूस होता है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि ये जो बेंजोडाइज़ेपिन्स होती हैं यानी कि सेडेटिव कैटेगरी की जो दवाएं होती हैं उनमें हैबिट फॉर्मिंग की पोटेंसी होती है, मतलब वो अपनी आदत लगवा सकती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा इस तरह की दवाएं डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।